प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा आज का विषय रहेगा टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा। और आज का मेरा टॉपिक है सिंपोजियम की विशेषताएं। सिंपोजियम की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? सिंपोजियम के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर किस प्रकार से विचार विमर्श करते हैं, गोष्ठी का आयोजन करते हैं। उस गोष्ठी के माध्यम से हम कई प्रकार के समाधान हेतु विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सिंपोजियम के अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ, सिंपोजियम के उद्देश्य के बारे में वीडियो मैंने आपको भेजी थी। आज मैं इनकी विशेषताओं के बारे में आपको बता रहा हूं, क्योंकि सिंपोजियम का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था बौद्धिक मनोरंजन, और किसी समस्या पर विचार गोष्ठी का आयोजन ही सिंपोजियम है। अगर हम बात करें अनुसंधानकर्ता के द्वारा किसी समस्या का चयन किया जाता है और उस समस्या पर विशेषज्ञ द्वारा विचार गोष्ठी के संबंध में कई प्रकार की समस्या के संदर्भ में विचार विमर्श किया जाता है, ताकि अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके और अपना शोध कार्य वो पूर्ण ठीक प्रकार से कर सके। ऐसे कार्यों के लिए हम सिंपोजियम का सहारा लेते हैं, जो कि अनुसंधान के लिए बहुत उपयोगी है। अगर हम बात करें सिंपोजियम की विशेषताओं की और देखें तो विचार गोष्ठी की प्रक्रिया का लक्ष्य, जो विचार गोष्ठी की प्रक्रिया का जो लक्ष्य है, किसी समस्या, जो हमारी समस्या है, के विभिन्न पक्षों का समझना है। अगर हम विचार गोष्ठी की प्रक्रिया के लक्ष्य की बात करें तो किसी समस्या के विभिन्न पक्षों को समझना है। हम किस प्रकार से विभिन्न पक्षों को समझ सकते हैं? जो हमने समस्या का चयन किया है, उन समस्या के चयन के विभिन्न पक्षों को हमें समझना ही विचार गोष्ठी कहलाती है। और विचार समिति किसी निर्णय पर नहीं पहुंचती है, जो इस पर विचार विमर्श करती है समिति, विषय विशेषज्ञ या कोई हमारे विद्वान साथी इस पर विचार विमर्श करते हैं, तो उस पर वो नहीं पहुंच पाती है किसी निर्णय पर, तो श्रोतागण, हमारे जो सामने बैठे हुए श्रोतागण होते हैं, जो इसमें भाग ले रहे हैं, सिंपोजियम में भाग ले रहे हैं, वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं, खुद निर्णय ले सकते हैं, स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। और विचार गोष्ठी के अंत में भी प्रकरण संबंधी वाद विवाद खुला रहता है। निर्णय ले लिया, लेकिन प्रकरण संबंधी, जो समस्या संबंधी वाद विवाद है, वो खुला रहता है। फिर भी हम इसमें वाद विवाद कर सकते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अंतः प्रक्रियाएं होती रहती है, अप्रत्यक्ष रूप से चलता है। तो इसलिए हम विचार गोष्ठी के लक्ष्य के अंतर्गत किसी समस्या के विभिन्न पक्षों को समझना है। इसके अंतर्गत अगर हम किसी समस्या के अंतर्गत, किसी समाधान के अंतर्गत हम उस चीज तक नहीं पहुंच पाते और निर्णय नहीं ले पाते, तो श्रोतागण जो होते हैं, जो हमारी विचार गोष्ठी में सम्मिलित हो रहे हैं, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं और विचार गोष्ठी के अंत में प्रकरण खुला रहता है। फिर दोबारा उस पर वाद विवाद किया जा सकता है। ये भी सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। इसलिए मैंने विचार गोष्ठी
के अंतर्गत सिंपोजियम की विशेषताओं के बारे में समझाने का आपको प्रयास किया है। पहले मैंने उद्देश्य बताए, शाब्दिक अर्थ बताया और उसके अंतर्गत सिंपोजियम क्या होती है इसके बारे में मैंने प्रकाश डाला था। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत में विषय वस्तु के अनुसार जो सिलेबस है उसके अनुसार मैं आपको वीडियो बना करके रोजाना आपको भेज रहा हूं। इन वीडियो को आप देखें और सिलेबस के अनुसार अपने सिलेबस को पूर्ण करें, क्योंकि मैं कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत जो सिलेबस नियुक्त किया गया है, बनाया गया, उसके अंतर्गत में एक एक चीज को गहनता से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा ने पूर्ण विश्वास है कि आप इन वीडियो को ठीक प्रकार से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और सुन करके आप विषय वस्तु की अच्छी तैयारी करके परीक्षाओं में आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, ऐसी आशा हम रखते हैं। क्योंकि महाविद्यालय की ओर से आपको ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था दी गई है, उसका आप लाभ उठाएं और अपने भविष्य में जो भी प्रगति है उसमें आप आगे बढ़ते रहे, क्योंकि शिक्षा का कोई और नहीं है। शिक्षा हमेशा जीवन पर्यंत चलती रहती है, हमें आगे बढ़ना है। शिक्षा हमेशा हमें प्राप्त करती रहनी चाहिए। अनुसंधान कार्य जो है, एमएड के छात्रों से मैं कहना चाहूंगा कि अनुसंधानिक कार्यों में अच्छे से जुड़े। हम जो भी पढ़ें ठीक प्रकार से पढ़ें, क्योंकि हम उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत जो मैटर भेज रहे हैं उसको आप धैर्यपूर्वक सुने और देखें। तो मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि जो हम सिंपोजियम की विशेषताओं की ओर अगर हम ध्यान दें तो अनुसंधान की किसी विशेष समस्या का ज्ञान कराना। अगर विचार गोष्ठी की विशेषताओं की बात करें तो अनुसंधान की किसी विशेष समस्या का ज्ञान कराना ही इनकी विशेषता कहलाती है। अनुसंधान की विशेष समस्या कई प्रकार की होती है। जो अनुसंधान करता जो कार्य कर रहा है, जिसने समस्या का चयन किया है, प्रकल्प लिया है, उस समस्या का ज्ञान कराना ही अनुसंधान की विशेषता कहलाती है, विचार गोष्ठी की विशेषता कहलाती है। क्योंकि अनुसंधान जब व्यक्ति करता है तो कई प्रकार की समस्याओं का उनको पता चलता है। उन समस्याओं का निदान वो कैसे प्राप्त करें, विचार गोष्ठी के माध्यम से उन पर हम विचार करते हैं, विद्वान साथियों की सलाह सुनते हैं, विचार उनके सुनते हैं, उनके अंतर्गत हम कार्य करते हैं। तो अनुसंधान की किसी विशेष समस्या का ज्ञान कराना ही हमारी विचार गोष्ठी की विशेषता कहलाती है। दूसरी अगर हम विशेषता की बात करें तो समस्या के विभिन्न पक्षों का व्यापक बोध कराना। जो समस्या है हमारी, जो समस्या का चयन हमने किया है, उनके विभिन्न पक्षों को व्यापक रूप से बोध कराना, समझाना कि समस्या जो हमने ली है, जिस क्षेत्र में हम अनुसंधान कर रहे हैं, उनकी वो समस्या हमने ली है, उनके विभिन्न पक्ष कौन कौन से ऐसे पक्ष है, उनको हमें समझाना ही व्यापक बोध कराना कहलाता है। ये भी दूसरी विशेषता कहलाती है। क्योंकि विचार गोष्ठी के अंतर्गत अगर हम विशेषता की बात करें तो विभिन्न पक्षों को व्यापक बोध कराना, उसको समझाना, उस समस्या पर किस प्रकार से हम निजात पा सकते हैं, उसका समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से विषय विशेषज्ञों की राय हम मान सकते हैं, ये समस्या के विभिन्न पक्षों के व्यापक बोध कराने में ही हमारी सहायता प्रदान करती है। ये भी दूसरी विशेषताओं के अंतर्गत आती है। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो समायोजन, सहयोग एवं सहनशीलता के मूल्यों का निर्माण करना। समायोजन, जो समायोजन है, किस प्रकार से एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, सहयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, सहनशीलता इसमें किस प्रकार से हम अपना सकते हैं, और मूल्यों का निर्माण करना ही हमारी इस सिंपोजियम का विशेषताएं कहलाती है, विचार गोष्ठी की विशेषताएं कहलाती
क्योंकि अनुसंधान में कई प्रकार का समायोजन करना पड़ता है। जब अनुसंधान करते हैं तो कई प्रकार की राय हमें लेनी पड़ती है, लोगों की सलाह माननी पड़ती है, उनके सहयोग लेना पड़ता है। तो अनुसंधान कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। अनुसंधान में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां हमें आती है, उन कठिनाइयों को समायोजन करते हुए कठिनाइयों को हमें दूर करना है, सहयोग प्राप्त करते हुए हमें दूर करना है, और सहनशीलता रहते हुए हमें उनको दूर करना है। हमें हर बात की गहनता से उन बातों को सुनना है, सहज तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करना है, उनको उत्तर प्राप्ति हमें करनी है, उनकी बातों से हमें ज्ञान प्राप्त हो, वो चीजें हमें करनी है। तो इसलिए समायोजन, सहयोग एवं सहनशीलता के मूल्यों का निर्माण करना भी हमारी विचार गोष्ठी की विशेषता कहलाती है। ऐसे मूल्यों का निर्माण भी अनुसंधानकर्ता को ये विचार गोष्ठी के द्वारा किया जाता है, तो ये भी विशेषताओं के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें अगली विशेषता की, तो वक्ता एवं श्रोता, वक्ता एवं श्रोता को विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करना। जो अपने व्याख्यान दे रहा है, जो विषय विशेषज्ञ अपने व्याख्यान दे रहा है, विद्वान साथी व्याख्यान दे रहा है, और जिन्होंने अनुसंधान कर लिए वो व्याख्यान दे रहे हैं, उन व्याख्यानों को एवं श्रोता विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करना भी इनका विशेषता होती है। दोनों को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता प्रदान करना, अपने विचार व्यक्त करें, श्रोता भी करे और वक्ता भी करे, जो तैयारी करके लाए हैं वो उन विचारों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत मानी गई है। तो ये भी कार्य इनके अंतर्गत दिया जाता है। तो हमें विचार गोष्ठी के अंतर्गत अगर हम विशेषता की बात करें तो वक्ताओं की बात हमें सुननी चाहिए, श्रोताओं को विभिन्न प्रकार के विद्वान साथियों की बातों पर विचार विमर्श के अंतर्गत उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके व्याख्यानों को सुनना चाहिए, और व्याख्यान सुनते हुए अपने जो समस्या है वो किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है, किस प्रकार से काम आ सकती है, उन समस्याओं के समाधान में वो उपयोगी है नहीं, उन चीजों पर हमें विचार करना है, उन चीजों को हमें पूछना है किस प्रकार हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए वक्ता एवं श्रोता जो सुन रहे हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि श्रोता भी अपने विचारों को रखें, अपनी जो कठिनाई है उनको बताएं, और वक्ता के द्वारा उन समस्याओं का समाधान करवाएं। तो अपने स्वतंत्र विचार जो उसमें होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक इनमें प्रदान किए जाते हैं, अवसर दिए जाते हैं। तो ये भी जो है विशेषताओं के अंतर्गत है, वक्ता एवं श्रोता के विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करना भी इनका कार्य होता है। अगले अगर हम विशेषता की बात करें तो उच्च स्तरीय चिंतन का प्रशिक्षण देना। उच्च स्तरीय विचार गोष्ठी की विशेषता में उच्च स्तरीय चिंतन का प्रशिक्षण दिया जाता है। उच्च स्तर पर हायर एजुकेशन के अंतर्गत अगर हम जाने तो शिक्षा के उच्च स्तरीय चिंतन इसमें किया जाता है, समस्या पर गहनता का चिंतन किया जाता है। जब तक हम उच्च स्तरीय चिंतन नहीं करेंगे तब तक हम उस समस्या से निजात नहीं पा सकते, हमारा अनुसंधान कार्य पूरा नहीं हो सकता। जो हमने प्रकरण लिया है, जो हमने समस्या का चयन किया है, उस पर उच्च स्तरीय चिंतन हमें करना चाहिए। उसका प्रशिक्षण देने का जो कार्य है उनकी विशेषताओं के अंतर्गत ये आता है कि विचार गोष्ठी में ये भी कार्य संपन्न किया जाता है। उच्च स्तरीय चिंतन का प्रशिक्षण देना भी इनका कार्य माना जाता है। तो क्या कई प्रकार के हमारे जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उन पर उन समस्या को उच्च स्तरीय चिंतन किया जाता है। श्रोतागण जो अनुसंधान कर रहे हैं उनके विचारों को वो मानते हैं, वो भी चिंतन करते हैं, वो भी मनन करते हैं, वो भी खोज के लिए अपने अनुसंधान के लिए कई प्रकार के कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, और अपने जो डाटा है उसको इकट्ठा करते हैं। कई प्रकार से हम ऐसे विचारों से अवगत होते हैं कि ताकि हमारी समस्याएं हमारी दूर हो सके। तो उच्च स्तरीय चिंतन का प्रशिक्षण देना भी हमारा इसके अंतर्गत कार्य कहलाता है। तो ये भी विचार गोष्ठी की विशेषताओं के अंतर्गत हम ऐसे उच्च स्तरीय मैगजीनों के द्वारा हम पढ़े, विद्वान साथियों के ऑडियो वीडियो हम देखें, विद्वान साथियों के पत्र लेखन
वो हम पढ़े, कई प्रकार के सेमिनार, गोष्ठियां या कई प्रकार की ऐसी जो कार्यशाला उनमें हम भाग लें, ताकि उन पर जो समस्या पर चिंतन किया जा रहा है उनको हम सीखे, उनका प्रशिक्षण हम ले सकते हैं। ऐसे जो अनुसंधान करता है उनमें प्रशिक्षण में उनको भाग लेना चाहिए, ताकि वो प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने अनुसंधान को पूरा कर सके। ऐसे उच्च स्तरीय चिंतन का प्रशिक्षण देना भी हमारे विचार गोष्ठी का जो है विशेषता है वो कहलाती है। ये भी इसके अंतर्गत माना गया। अगली विशेषता है संप्रेषण एवं मूल्यांकन संबंधी योग्यताओं का विकास करना। संप्रेषण एवं मूल्यांकन संबंधी योग्यताओं का विकास करना भी इनका कार्य माना जाता है, ये विशेषता मानी जाती है। संप्रेषण अपनी बात को पाठक पहुंचाना एवं मूल्यांकन संबंधी योग्यताओं का विकास करना, और जो हमने अनुसंधान कार्य किया है वो हमारा कार्य सफल हुआ है या नहीं, उसमें क्या मूल्यांकन आया है, ऐसे संबंधी योग्यताओं का विकास करना भी हमारे विचार गोष्ठी के अंतर्गत माना जाता है। हम निष्कर्षों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। हमारी जो बात है वो दूसरे तक कहां तक पहुंच पा रही है विचार गोष्ठी के अंतर्गत, हमारी बात से संतुष्ट हो रहे हैं नहीं, हमारी समस्या का जो हमने चयन किया है क्या उसमें हम कई प्रकार की बातें उसमें विचार विमर्श करके समस्या को किस प्रकार से सुलझा सकते हैं, इन सारी चीजों पर विचार विमर्श किया जाता है, गोष्ठी अपनाई जाती है और गोष्ठी पर एक निष्कर्ष निकलता है, फिर मूल्यांकन उसका किया जाता है। ऐसी योग्यता का विकास करना भी विचार गोष्ठी या सिंपोजियम की विशेषताएं मानी जाती है। इसलिए हमारे जिस पर हम विचार करें, जो हमारी समस्या है, जो संप्रेषण का कार्य है, जो हम हमारी बात को रखने का कार्य, हमारी समस्या को रखने का कार्य है, एवं उसका मूल्यांकन संबंधी योग्यता है, किस प्रकार से हम उसका मूल्यांकन, हमारे आंकड़ों को किस प्रकार से इकट्ठा करें, किस प्रकार से हम उसमें नवाचारों का प्रयोग करें, किस प्रकार से हम उपकरणों का प्रयोग करते हुए उस शोध कार्य को हम योग्यताओं के अनुसार कई प्रकार से विकास करने का प्रयास करें, ताकि हमारे शोध कार्य पूरा हो सके। ऐसे शोध कार्य पूर्ण होने पर हम किस प्रकार से उसका प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकाल सकते हैं, फिर उसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। ऐसे संबंधी योग्यताओं का विकास करना भी हमारा जो सिंपोजियम का जो विशेषता है उसके अंतर्गत ये माना गया है। इसलिए हमें कई प्रकार के कार्य सिंपोजियम के अंतर्गत विचार गोष्ठी के माध्यम से हमें विचार विमर्श करने होते हैं, गहनता से विचार किया जाता है, विषय विशेषज्ञों कई प्रकार की समस्याओं पर गहनता से विचार करते हैं, श्रोतागण उनकी समस्याओं के बारे में सुनते हैं, अनुसंधानकर्ता उन समस्याओं को समाधान हेतु प्रयासरत रहते हैं। किस प्रकार से हम खुला वाद विवाद इसके अंतर्गत किया जाता है, पक्ष विपक्ष श्रोतागण में अपनी बात रख रहे हैं, वक्तागण भी अपनी बात उनको समझा रहे, तो कई प्रकार से खुला वातावरण इसके अंतर्गत रहता है, विचार गोष्ठी चलती रहती है। अगर कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमारी समस्याओं को कोई निर्णय नहीं हो पाता है, तो श्रोतागण अपने विचार के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, वो निर्णय ले सकता है। फिर भी हमारे जो विचार संबंधी वाद विवाद है वो खुला रहता है और इसमें अंतर प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, ये चलती रहती है। इसलिए विचार गोष्ठी के माध्यम से अनुसंधानकर्ता को कई प्रकार का लाभ हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हम कई प्रकार की समस्या के विभिन्न पक्षों को समझना इसके अंतर्गत सीख जाते हैं। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि विचार गोष्ठी की जो प्रक्रिया या लक्ष्य की बात करें तो हम कई प्रकार के हमारे पक्षों को हम मान सकते हैं, विभिन्न पक्षों को समझ सकते हैं और धीरे धीरे एक एक पक्ष को लेकर के हम समझें और विचार करें तो श्रोतागण अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र रहते हैं और कई प्रकार से हमें इससे फायदा होता है, अनुसंधान करने को बहुत लाभ होता है, ताकि वो ठीक प्रकार से अपने अनुसंधान में शुद्धता उनको प्राप्त हो सके। ऐसी जो चीजें इसमें सहयोगात्मक भावना, समायोजन, सहनशीलता के मूल्य इसमें हमारे अपनाने चाहिए, इनका निर्माण हमें करना चाहिए, तो हमें इन सारी चीजों पर विचार विमर्श करना होगा। इसलिए विचार गोष्ठी की विशेषताओं को अगर हम देखें तो कई प्रकार का फायदा हमें मिलता है, और मैंने अलग अलग वीडियो लेकर के आपको कई प्रकार की इसमें विचार गोष्ठी के बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है
कि आप इस विचार गोष्ठी को ठीक प्रकार से समझेंगे और देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।